हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि किन देशों द्वारा शुरू किया, कब शुरू किया और ये सिर्फ 3 साल ही क्यों चला। सबसे पहली चीज कि गोल्ड स्टैंडर्ड जब ब्रेक डाउन हुआ था तो नया मॉनेटरी सिस्टम आया था जिसका नाम था गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, जो कि 1936 में डेवलप किया गया था ताकि एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। 1936 में तीन बड़े बड़े देश एक मॉनेटरी अग्रीमेंट में आए थे और तीन बड़े बड़े देश थे ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस। ये जिस मॉनेटरी अग्रीमेंट में आए थे उसका नाम था ट्राइपार्टे मॉनेटरी अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट के हिसाब से गोल्ड का फ्री फ्लो था और फॉरेन करेंसी का फ्री फ्लो था। ये अलाउ इसलिए किया गया था ताकि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज किया जा सके और फॉरेन ट्रेड को प्रमोट किया जा सके बिना किसी देश के डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को अफेक्ट किए बिना। ठीक है, इस पर्पस के लिए एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड को क्रिएट किया गया। ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो था, इसने गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड जो था, इसने 3 साल बहुत अच्छे से काम किया। मतलब ये आया था 1936 में और इसने काम किया 1939 तक। सिर्फ 3 साल काम कर पाया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर 1939 में अटैक कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई थी। इस वजह से ये भी डिसकंटिन्यू हो गया। इसके कुछ फीचर्स थे, एसेंशियल फीचर्स, जिसमें पहला था कि कोई लिंक नहीं था इस सिस्टम का गोल्ड के साथ। इस स्टैंडर्ड में गोल्ड को ना ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ना ही मेजर ऑफ वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल किया गया। जो डोमेस्टिक करेंसी थी वो या तो पेपर मनी की बनी थी या तो टोकन कॉइन्स की बनी थी। और जो कन्वर्टेबिलिटी थी डोमेस्टिक करेंसी की गोल्ड में, वो इंश्योर नहीं किया था किसी भी सरकार ने कि भाई हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जो करना कर लो, कुछ कर लोगे क्या। ठीक है, मतलब ऐसे सरकार कह रही थी। मजबूरी था भाई, अब क्या करें, सरकार ही नहीं बोल रही तो। लेकिन सरकार ने बोला कि ये हमारी करेंसी है, पेपर मनी और टोकन कॉइन, लीगल टेंडर है, तो भाई पूरा देश यूज कर रहा था। आगे कह रहे हैं कोई फ्री मूवमेंट नहीं था गोल्ड का। इस सिस्टम में कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गोल्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, कोई अलाउ नहीं किया था सरकार ने। जो गवर्नमेंट थी उसकी पूरी मोनोपोली थी, आज भी मोनोपोली है गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ मॉनेटरी पर्पस के लिए किया जाता था। अब तो ज्वेलरी भी हो गई, लेकिन उस जमाने में गोल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिर्फ मॉनेटरी पर्पस के लिए किया जाता था और देश की सरकार द्वारा किया जाता था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड। इसमें इन्होंने बोला कि इस स्टैंडर्ड के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्हें एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड को सेटअप करना था ताकि वो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मीट आउट कर सके या मेंटेन कर सके। जो एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड था उसे हम एक्सचेंज इक्वलाइजेशन अकाउंट भी बोलते थे, जिसके अंदर लोकल करेंसी भी आती थी, फॉरेन एक्सचेंज भी आता था और गोल्ड भी आता था। ये तीनों को मिला करके उन्हें एक फंड मेंटेन करना होता था। ठीक है, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती थी तो फंड अपनी सप्लाई बढ़ा देती थी फॉरेन करेंसी की इन ओपन मार्केट। ठीक है, और इससे वो राइज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी से बच जाते थे। ठीक है, प्रिवेंट कर जाते थे। अब वैल्यू बढ़ जाएगा तो फिर रिसेशन आ जाएगा ना, वैल्यू घट जाएगा तो इन्फ्लेशन आ जाता है। फोर्थ फीचर इज स्ट्रिक्ट सिक्रेसी। अब इसमें क्या था कि जो कॉम्पोजिशन और मूवमेंट होता था एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड का, भाई एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड में कितनी लोकल करेंसी है, कितना फॉरेन एक्सचेंज है, कितना गोल्ड है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन बहुत सीक्रेट रखा जाता था। प्लस इसका मूवमेंट एक देश से दूसरे देश में या इंटरनल कोई भी मूवमेंट होता था वो भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था, सीक्रेट रखा जाता था जनरल पब्लिक से। जनरल पब्लिक को इसके बारे में कोई खबर नहीं होती थी। एंड द लास्ट वन इज एक्सचेंज स्टेबिलिटी। इन्होंने बोला इस स्टैंडर्ड में क्या होता था कि जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है वो अचीव बड़े आसानी से हो जाती थी किसी भी देश की इंटरनल इकोनॉमी को डिस्टर्ब किए बिना। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।